मैं अब प्रोफेसर दानिश मोइन साहब मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपना मकाला पेश करें। आपका मौजू है राजा राजेश्वर राव असगर की समाजी व सियासी खिदमत। आपकी इजाज़त से सदर मोहतरमा, बहुत ही काबिल एहतराम अवधेश रानी जी और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम लोग। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अनिल जी का करूँगा। अनिल जी, यू हैव मेड अ वेरी, इनफैक्ट आई वांटेड टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज आई प्रिपेयर माई पेपर इन इंग्लिश, बट आई हैव बीन आस्क्ड बाय सज्जाद जी दैट यू हैव टू स्पीक इन उर्दू, सो आई एम बोर्न टू स्पीक इन उर्दू, सो आई एम ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू स्पीक इन उर्दू। तो पहले तो शुक्रिया सज्जाद साहब आपका कि आपने इंट्रोड्यूस कराया मुझे अनिल जी से, और अनिल जी का शुक्रिया कि आपने इस तरह की महफिल मुनक़्क़िद कराई, तो बहुत बहुत शुक्रिया। जब सज्जाद साहब ने मुझे कहा कि आपको लिखना है, तो मैं राजेश्वर राव जी के बारे में कुछ नहीं जानता था। रीज़न ये है कि मेरा स्पेशलाइजेशन मिडिवल इंडियन नुमिस्मैटिक्स पर है, तो मिडिवल होने की वजह कर मॉडर्न इंडिया पर मेरा कुछ काम नहीं था, तो आई वॉज नॉट नोइंग, बट आई वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन दैट ऑल्सो। बट सज्जाद साहब की ख्वाहिश थी, तो मुझे ना कहने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ करने की। तो एक किताब इन्होंने मुझे दी, ये किताब है, एक पीएचडी हुई है कभी उर्दू में, यहाँ पर एक राजेश्वर राव साहब पर पीएचडी हुई है उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 1978 वगैरह में, तो उसकी शायद बाद में पब्लिश हुई थी। वो किताब मुझे मिली, कोई नरहन साहब थे उनकी थी। मेरे पास दूसरी कोई मटेरियल नहीं है, एंड आई हैव टू स्पीक व्हाट आई हैव टू स्पीक। देन आई स्टार्ट, मैं उसको देखने लगा, फिर देखते देखते कुछ मुझे खास चीज़ नहीं मिली, जो कि मैं शायरी पर बात कर नहीं सकता हूँ, शायरी मेरा एरिया नहीं है, लुगत पर मैं कोई स्पेशलाइज नहीं हूँ जो उस पर बात करूँ। तो आई वॉन्टेड टू स्पीक ऑन द टॉपिक विच रिलेटेड विथ मी। तो उसमें मैंने जो पाया, उसके अंदर जब देखते देखते दो चीज़ें ऐसी मिली जो मेरे लिए रिलेवेंट बनी। आपका काम सिर्फ शायरी नहीं है कि आपने शायरी की, आपने लुगत बनाए, हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगा। वो क्या लगा? दो किताब का ट्रांसलेशन, एक तुजुक जहांगीर, जहांगीरनामा, और दूसरा एक और किताब है जंगनामा, मेरे लिए रिलेवेंट हो गया। और इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे कलेक्ट की, और उसी इन्फॉर्मेशन को मैं एनालाइज करके आपसे बात करूँगा। देखिए, जो आदमी है जिनको हम लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं उनकी लिटरेरी एक्टिविटीज़ के लिए, बिकॉज ही वॉज द मैन हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द लिटरेचर, तो सिर्फ वो लिटरेचर में कन्फाइंड नहीं है। हम एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कैन नॉट इग्नोर टू द पर्सन टू होम वी आर टॉकिंग। उन्होंने भी बहुत तफसील से दो ऐसी किताब का ट्रांसलेशन कर दिया। जहांगीरनामा यानी कि तुजुक जहांगीर की बात की जाती है। तुजुक जहांगीर किसने लिखी है? जहांगीर ने लिखी है, और वो एक मिडिवल पीरियड का हिस्ट्री को जानने के लिए, ख़ास करके जहांगीर को जानने के लिए, अकबर को जानने के लिए एक बड़ा ज़ख़ीरा माना जाता है। एनीबडी वर्किंग ऑन द पॉइंट्स ऑफ मिडिवल पीरियड दे हैव टू लुक ऑन दिस। चूँकि ज़्यादातर जो किताबें हैं वो किताबें आपको मिलेंगी ट्रांसलेशन में, मिलेगी इंग्लिश में मिलती है, उर्दू में मिलना थोड़ा मुश्किल हो रही थी, तो ये एक किताब आई। इसका ट्रांसलेशन पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने किया था। ये सारी रिलेवेंट मुझे इसलिए लग रहा है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने एक ट्रांसलेशन किया था इसका। हालांकि ट्रांसलेशन ने एडिट किया था, और उस एडिट को ट्रांसलेशन कोई मौलवी साहब थे, लेकिन एडिटेड बाय सर सैयद अहमद ख़ान। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान के ट्रांसलेशन को लोग यूज़ कर रहे हैं, आज भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ बीइंग क्रिटिसाइज्ड टू सर सैयद अहमद ख़ान कि सर सैयद अहमद ख़ान का जो ट्रांसलेशन है इज़ नॉट अप टू मार्क। जो लेवल ऑफ ट्रांसलेशन है उसको बहुत लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया, जो लोग जानकार थे। तो ये और उसके बाद कुछ लोगों ने बाद में कहा कि नहीं, वो ओरिजिनल मैनुस्क्रिप्ट ही नहीं थी जो सर सैयद ने ट्रांसलेट किया है। बाद में कुछ एक नाम है डेविड प्राइस करके, एक यूरोपियन स्कॉलर है, उनकी एक किताब आ गई। उन्होंने 3 चैप्टर का एक तुजुक निकाला कि ओरिजिनल तुजुक ये है, और इस पर ट्रांसलेशन उनकर के दिया। फिर लेकिन जो बहस हुई तो मालूम हुआ कि नहीं, ओरिजिनल टेक्स्ट वो भी नहीं है, वो हो सकता है कि जहांगीर का रफ हो या कहीं पर रखा हो, ओरिजिनल तो मानना पड़ेगा सर सैयद वाला ही। ट्रांसलेशन की क्वालिटी जो भी है, लेकिन सर सैयद के ट्रांसलेशन ओरिजिनल मैनुस्क्रिप्ट पर है। सवाल अब ये उठता है कॉन्टेक्स्ट में, हम हैदराबाद के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, दक्कन के कॉन्टेक्स्ट में। हमारे पास 1911 में ये किताब शाया हुई है, और शाया किसने किया है? राजेश्वर राव साहब की किताब को नावल किशोर प्रेस ने 1911 में लखनऊ से पब्लिश किया इस किताब को। अब मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल ये है कि क्या राजेश्वर राव की जो मकाला है, जो उन्होंने ट्रांसलेशन किया है, वह कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट है?
आई जस्ट वॉन्टेड टू डू द मैन्युस्क्रिप्ट। पहली चीज़ की ट्रांसलेशन मुझे नहीं मिल रहा है, ट्रांसलेशन कहाँ है वो पता करना चाहिए कि तुज़ूक का ट्रांसलेशन जब किया है तो वो किसके पास है, और अगर नहीं है तो मैन्युस्क्रिप्ट कौन सी, मुझे ये चेक करना होगा। ये बहुत बड़ी रिसर्च हो जाएगी कि सैयद वाली स्क्रिप्ट से कर रहे हैं वो या कोई दूसरी स्क्रिप्ट का उन्होंने ट्रांसलेशन किया। तो एक ये इंक्वायरी की चीज़ है जिसे इंक्वायरी करनी पड़ेगी। जो मैं अच्छा, अगर उन्होंने ओरिजिनल 1911 में पब्लिश है, उसकी कॉपी कहाँ है, ये एक ज़रूरी काम है जो ट्रस्ट को करना चाहिए। अनिल जी, ये मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप यू टेक केयर ऑफ दिट। ऑफ कोर्स द पीपल आर हियर विथ यू टू टेक केयर ऑफ इट। तो इसको आप पता कीजिए कि वो मैस्क्रिप्ट कहाँ, वो पूरा रेवोल्यूशन कर देगा अगर आपका वो लाएगा तो हिस्ट्री के इसमें, तो वो मैं चाहता हूँ। दूसरी एक और चीज़ जो है उन्होंने जो लिखा है, दूसरी चीज़ को समझिए। इसकी पहला पॉइंट तो ये है, दूसरा पॉइंट को समझिए, वो शख्स क्या लिखते हैं, क्यों ट्रांसलेशन मैं कर रहा हूँ, जस्टिफिकेशन ऑफ वर्क हैज़ बिन गिवन। वो ये कहते हैं कि मैं ट्रांसलेशन इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो रूलर है जिसका नाम जहांगीर है, ही हैज़ बिन मिसकोटेड, मिस इंटरप्रेटेड। उसको कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, सही मानों में नहीं दिखाया गया है, तो मैं उसको प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ सही मानों में। और दूसरी बात ये कर रहे हैं कि हमारी तारीख ज़्यादातर यूरोपियन लिख रहे हैं और उनके इन्फ्लुएंस में हम ये कर रहे हैं। तो इमेजिन कीजिए कि द लेवल ऑफ द स्कॉलर जो लिख रहे हैं, जो लिख रहा है कि उसका स्टैंडर्ड क्या है, वो कैसे समझ रहा है चीज़ों को। एंड दैट वाज द रीज़न व्हाई ही स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग द वर्क। ये एक दूसरा रीज़न हुआ उनके ट्रांसलेशन का। इसी तरह से दूसरी चीज़ आई है दूसरी किताब के बारे में। दूसरी किताब जो है जिनका जंगनामा, जंगनामा बहुत मशहूर आदमी है जिनकी ने किताब छापी थी, वो डकन के रहने वाले थे, खास डकन के ही है। ये दोनों कंट्रीब्यूशन डकन से आ रहा है, चाहे वो राजेश्वर राव का कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो एक दूसरा नाम जो आता है, आप सब उनका नाम जानते होंगे, जस्ट वन सेकेंड, नेमत खान आली, उनकी एक और किताब है जो गोलकुंडा के सीस पर भी उनकी किताब है। लेकिन ये किताब जो है वो जंगनामा जो है वो प्रिंसली स्टेट के रिवोल्ट पर बात कर रहे हैं, जो दोनों के रिवोल्ट हो गए हैं। औरंगजेब के डेथ के बाद मुअज़्ज़म शाह और आज़म शाह की प्रिंसेस की लड़ाई जो है सक्सेशन के लिए, उसको उन्होंने देखा कि ये किताब अच्छी है, मैं इसको ट्रांसलेशन करूँ। ये कौन आदमी जो ट्रांसलेट कर रहा है, ही बिलोंग्स टू प्रिंसली स्टेट, ही नोज एवरीथिंग कि क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं, प्रिंसली स्टेट के क्या इंटरनल प्रॉब्लम है, ही अंडरस्टैंड वेरी वेल। और उन्होंने इस किताब का सिलेक्शन किया है कि मैं इसकी ट्रांसलेशन करना चाहता हूँ, और वो ट्रांसलेशन उन्होंने किया। ये एक अलग बात हो गई। अब दूसरे बात पर आइए, जो मेरे अपनी एक और सेमिनार हुआ था जिसमें मुझे बुलाया गया था, जिसमें मैंने पढ़ा था, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिनको देखना चाहे वो देख सकते हैं। वो उसमें मैंने ये था कि उर्दू अदब में, मालूमती अदब में उर्दू के कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, तो मैंने उसको 3 हिस्से में बांटा था। फर्स्ट सेक्शन को मैं यहाँ लाके कोरिलेट करना चाहता हूँ। सेक्शन 1 जो मैंने उसमें बताया था कि ये वो दौर है 19th सेंचुरी का, 1920th सेंचुरी में हिंदुस्तान में एक नई चीज़ आई, हिस्ट्री लिखने का रिवाज। तो यू नो व्हेन यू राइट हिस्ट्री ऑफ एनी पर्टिकुलर पीरियड, एक तरीक़ेकार ये है कि आपको हिस्ट्री लिखने के लिए आपको माखज़ की ज़रूरत होती है, यानी आपको सोर्स की ज़रूरत होती है। आप आज राजेश्वर राव के बारे में बात करेंगे, आपकी कहानी से कोई मतलब नहीं अनलेस यू गिव द एविडेंस। इफ़ यू हैव एविडेंस देन यू विल एबल टू से समथिंग। विदाउट एविडेंस आप कुछ भी कहते रहिए, आपको तारीख में वो जगह नहीं मिलेगी। हमने क्या किया कि उसको मैंने बताया कि देखिए आप तमाम चीज़ों को उठा के देखिए, ये जो पीरियड है इसमें लोगों ने ये काम किया कि फ़ारसी में किताबें हैं अहद वस्ता की, चाहे वो तबक़ात नासरी हो, चाहे वो तारीख़ फ़िरोज़ शाही हो, अकबरनामा हो, बाबरनामा हो, जिसकी भी बात कीजिए मैक्सिमम सोर्सेज वही। और हमें हिस्ट्री लिखना है उर्दू में, हमें अपने बच्चों को उर्दू में बताना, हम कैसे बताएंगे, फ़ारसी मुझे आती नहीं। तो वो मुफक्करीन उस वक्त के जो थे उन्होंने ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया। आपके पास वो किताबें आने लगी जिनका नाम था तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जिनका नाम था तारीख़ शमस अफ़ीफ़ की किताब तारीख़ फ़िरोज़ शाही, या तबक़ात नासरी अब्बास खान शिरवानी की तारीख़ शेर शाही। नंबर ऑफ़ बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड। ये एक्टिविटी ज़्यादातर जो समझी जा रही है वो समझी जा रही है कि नॉर्थ इंडिया में हो रहा है, कि नॉर्दर्न इंडिया में ये चीज़ें हो रही हैं। ज़्यादातर जो है कुछ लाहौर में ट्रांसलेशन हो रहा है, कुछ कराची में ट्रांसलेशन हो रहा है, कुछ दिल्ली और लखनऊ, लेकिन नोबडी डिस्कस अबाउट द दक्कन, हमारे यहाँ क्या हो रहा है।
I have a relation. I have two book we can give you. This is the period 1911 का पीरियड है और 1920 सेंचुरी में ये काम कर रहे हैं. दक्कन में मेरे पास ये चीज़ आ रही है कि 2 इम्पॉर्टेंट वर्क हमारे दक्कन से ट्रांसलेट किया गया. देयर मस्ट बी मनी. लेकिन हमारे रिलेवेंट है कि हमारा दक्कन का एक स्कॉलर जो राजा भी है और एक स्कॉलर भी है. दिस इज अनपैरेलल कॉम्बिनेशन. यू हार्डली सी दिस तरह कॉम्बिनेशन. वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने 2 कंट्रीब्यूशन उस पीरियड में यानी कि अर्ली 20th सेंचुरी में हमारा भी कंट्रीब्यूशन है. वो कंट्रीब्यूशन आपके इस गांव से है, इस गनकुंडा से. दैट इज वन पॉइंट विच आई वांटेड टू. थर्ड पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट दिस वे. Because you know, when you study history, you have to very analytic. We have to very analyze in different manner. This is the way to study history. This is the way to interpret history. Third interpretation. आप याद कीजिए कि लेट 19th सेंचुरी में 1892-93 के आसपास में प्रोबेबली, आई एम नॉट वेरी कन्फर्म द डेट, हैदराबाद निज़ाम ने एक डिसीजन लिया था कि ऑफिशियल लैंग्वेज मेरी अब फारसी से उर्दू होगी. और उसमें नंबर ऑफ स्कॉलर्स को बुलाया गया और किताबें जो हैं उर्दू में छपने लगी, उर्दू में लिखना हो गया, ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस उर्दू में शुरू हो गया. और उस वक्त आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ा ट्रांसलेशन करा का डिपार्टमेंट बनाया गया. बाहर से लोगों को बुलाया गया और लोग ट्रांसलेट करने लगे. शिबली नुमानी जैसे लोग यहाँ पर आके आए. यू नो, समबडी वाज टॉकिंग अबाउट द प्राइसेस. आई कैन टेल यू द प्राइसेस. व्हाट इज द प्राइस? निज़ाम यूज्ड टू पे 10 रुपीज़ पर पेज. शिबली नुमानी हैज रिटन दिस वर्क. Shibli Nomani came to this particular place to get the money because he belongs to a good family, but father has taken a lot of loan. So he just wanted to come, spend 1 year in translation because that time 1 page is 10 rupees. Imagine 19th century in 20 rupees if you are taking one pages. तो कितना बड़ा निज़ाम पैसा दे रहे थे वो. ये एक चीज़ हो गई. अब इसको कोरिलेट कर दीजिए अपने तरफ. अब 2 कंट्रीब्यूशन जो राजा राव साहब की कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ है, वो दोनों किताब इसी पीरियड का देन है कि हम उस पीरियड में ट्रांसलेशन के वक्त में लगे हुए हैं. तो दक्कन में ये 2 किताबें हमारे पास आ गई. बाकी लोगों ने वहाँ बैठ के किया, उनकी सैलरी पर किया. यहाँ बिना सैलरी के लोग भी काम करने को तैयार थे, जिन्होंने उनके सैलरी की ज़रूरत नहीं थी. दे हैव डन द थिंग्स. दे कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द मतलब उर्दू के लिए बढ़ाने की कोशिश की. तो उर्दू की तरक्की के लिए उनका ये कंट्रीब्यूशन हो गया. फाइनली इस पर एक और आर्गूमेंट मेरा है. एक मेरा आर्गूमेंट ये है कि जनरली हम लोग ये समझते चले आ रहे हैं कि ये ट्रांसलेशन वर्क और ये वर्क जो है वो ज़्यादातर मुसलमानों ने किया बैठ करके. कि मुसलमान बैठ कर आते थे, मौलवी साहब को बुलाया गया, मौलवी साहब ने किया, फलां साहब ने किया. नो, not only the Muslim, number of Hindu were also involved in this, and this 2 book is the very good evidence of this. ये 2 किताबें जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपकी दलील देती है, एविडेंस देती है. बिना एविडेंस की कोई बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एविडेंस के साथ बात कर रहा हूँ. तो ये दूसरी दलील हो गई. ये कंफर्म हो गया. एक और सेक्शन में आपको ये किताबों के बारे में मेरी राय थी जो मैंने आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में समझाया. अब एक दूसरे चीज़ को मैं समझाना चाहता हूँ आपको. चूँकि आई एम स्पेशलाइज्ड इन इंडियन न्यूमिस्मैटिक्स. आई एम नोन इंटरनेशनली इन इंडियन न्यूमिस्मैटिक्स. कॉइन के बारे में, कॉइन के बारे में ही मैं काम करता हूँ. मेरी ज़्यादातर किताबें, मेरे आर्टिकल्स सिक्के पर ही छपे होते हैं, सिक्के पर ही जाने जाते हैं. तो मैं एक सवाल थे मेरे जहन में, चूँकि मैं कॉइन जानता हूँ. हैदराबाद के कॉइन्स तो हर लोग जानते हैं. हैदराबाद ने बहुत सारे कॉइन्स चलाए, कई तरह से चलते रहे. लेकिन यहाँ पर बात थी कि हैदराबाद के कुछ फेड्यूटीज़ ऐसे थे, जैसे संस्थान जो थे उनके भी सिक्के चल रहे थे. उनमें से 4 का नाम है बता सकते हैं. गाडवाल, नारायणपेट, वनरपति, शोरपुर. ये तमाम चारों जो है वो हैदराबाद के ही है, इसी रीजन में. उनको ये पावर दिया गया था कि कॉइन चलाए. संस्थान को क्या था कि इंटरनल टेरिटरी तो आपके पास थी, इंटायर एक्सटर्नल वो छोड़ करके आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट थे, आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं था. लेकिन एक्सटर्नल में आपके साथ ये था, उसमें सम ऑफ द पावर वर ऑल्सो गिवन देम टू एक्सट्रैक्ट द कॉइन. तो ये 4 को कॉइन देना चलाने की इजाज़त दी थी. माई क्वेश्चन, मेरे जो सवालात हैं, क्या आपके इस संस्थान को, गोमकुंडा को, ये परमिशन थी कि सिक्के चलाएं? नंबर 1, अगर है तो कोई एविडेंस खोजने की कोशिश कीजिए. कॉइन नहीं मिले, हो सकता है कि कॉइन मिल सकते हैं, आगे कभी कभी मिल जाए. कहीं अपने ख़जानों में देखिए, पुरानी चीज़ों में देखिए, एक कॉइन भी मिल जाए. कॉइन अगर नहीं मिल रहे हैं तो कम से कम डाई देखिए, हो सकता है कि आपके पास कॉइन डाई मिल जाए.
अब मैं एक और बात का बताता हूँ, आप ही जैसे फैमिली के लोगों के, सामंतवाड़ी एक जगह है, क्योंकि आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र। ये सामंतवाड़ी गोवा और इसके पास एक जगह है कोंकण महाराष्ट्र में, वहाँ के राजा थे। तो उनके भी स्टेट थे जैसे आपके स्टेट थे। तो उनके क्वाइंस भी बात निकली जब उनके डिस्कशन हुआ हमारे साथ, हमारे इंस्टीट्यूट वो आए हुए थे। तो बोले कि क्वाइन तो नहीं मुझे मिल रहा है, लेकिन मेरे फैमिली में डाई है। उन्होंने 6 ओरिजिनल लोहे की जो डाई जिसे क्वाइन बनते थे वो ला के दिया इंस्टीट्यूट में, और वो स्टिल इज इन डिस्प्ले, एनीबडी कैन गो एंड सी द डिस्प्ले। वो दैट म्यूजियम जो नासिक में है जहाँ पर मैं था, वहाँ ऑलरेडी डिस्प्ले में है। तो मेरा सर आपसे ये सवाल है अनिल जी कि आप कोशिश कीजिए कि क्या आपके पास कोई डाई है या कोई फरमान है। अगर इफ़ दे हैव गिवन द पावर टू स्टैकिंग क्वाइन, दैट विल गिव अ डिफरेंट स्टेटस टू द इन द हिस्ट्री ऑफ समस्थान। ये इतनी सी बात कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, अगर इजाज़त है। थैंक यू वेरी मच।